आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की खोज नाम की पुस्तक का एक पाठ, जिसका कि नाम है अंतिम दौर। अंतिम दौर नाम के दो पाठ हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह अंतिम दौर एक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अंतिम दौर दो होगा। इस अंतिम दौर का क्या मतलब है? असल में नेहरू जी ने जो ये किताब लिखी थी भारत की खोज, जो आपके पाठ्यक्रम में अनुगण्य है, इसकी रचना 1945 में पूरी हो गई थी और 1947 में देश आजाद हो गया था। तो आजाद यह एकदम नहीं हो गया था। इसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही थी। 1857 के संग्राम में तो अंग्रेज इस देश पर पूरी तरह से काबिज हो पाए थे। उसके बाद उसी समय से स्वतंत्रता का संघर्ष प्रारंभ हो गया था। पूरे देश में प्रारंभ हो गया था, हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर नगर में। तो इस अंतिम दौर का मतलब यह है कि जो कहानी नेहरू जी लिख आए हैं पीछे से, भारत का इतिहास जहां से मिलता है वहां से इन्होंने लिखना शुरू किया था और अब यह अंतिम दौर में है, क्योंकि सन 45 में तो ये लिख ही रहे हैं और उससे 20, 30, 50, 100 साल पहले का इस अंतिम दौर में इतिहास पाया जाएगा। इस अंतिम दौर का यह मतलब है। तो इसकी ये जो पहली हेडिंग है, यह है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से असल में 1857 के संग्राम से पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी कि भारत को दुनिया के किसी भी देश के पीछे पीछे चलना पड़े। कभी भी भारत का गौरव इतना गिरा नहीं हुआ था कि उसको किसी का सहारा लेना पड़े। लेकिन ये जो अंग्रेजी शासन आया 1857 में, पूरी तरह से पूरे देश पर अंग्रेजी शासन कायम हो गया, क्योंकि 1857 में जो संग्राम हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हालांकि संग्राम पहले से होते चले आ रहे थे छुटपुट, लेकिन यह संग्राम चूंकि राष्ट्रव्यापी था, भारत के जितने भी राजे महाराजे नवाब जमींदार थे, इन सब लोगों ने पहले से योजना बना रखी थी कि इस दिन हम लोग जहां भी हैं वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देंगे, युद्ध छेड़ देंगे और जो भी अंग्रेज मिलता जाएगा उसको मारते जाएंगे। अगर यह योजना सफल हुई होती तो देश 1857 में ही आजाद हो गया होता। लेकिन हुआ ये कि निश्चित तारीख आने से पहले मेरठ की छावनी में विद्रोह हो गया। एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था, तो उसने विद्रोह कर दिया। उसने विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि उसको यह पता चला कि राइफल में लगाने वाली जो कारतूस होती है, उस कारतूस में सुअर की चर्बी लगाई जाती है और उस कारतूस को राइफल में भरने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, तभी वो फायर करती थी। तो उसने उस कारतूस में लगी हुई चर्बी को दांत से खींचने से इनकार कर दिया और कुछ अंग्रेज अफसरों ने जब उसके ऊपर दबाव बनाया तो उसने वही उनको मारना शुरू कर दिया। बस उसी जगह से वो क्रांति प्रारंभ हो गई और वो क्रांति धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर जाने लगी। चूंकि संचार के साधन आज के जैसे उस समय थे नहीं, सूचना लेकर कोई आदमी ही जाता था, इसलिए सूचना बहुत देर में पहुंच पाई और जैसे जैसे विद्रोह होता गया वैसे वैसे अंग्रेज उस विद्रोह को दबाते चले गए, या यूं कहिए कि जीतते चले गए। इसलिए 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया भारतीयों के पक्ष में। तो जब अंग्रेज पूरी तरह से काबिज हो गए इस देश पर, तो उसके बाद एक तरह से आप यह समझ सकते हैं कि भारत का अपना कोई वजूद नहीं रह गया। इंग्लैंड की सरकार जो चाहती थी वही इस देश में होता था और इंग्लैंड दूसरा देश है। तो दूसरे देश का पुछल्ला बनने का मतलब है इंग्लैंड का पुछल्ला बन गया। दोनों विश्व युद्धों में भारतीय फौजों को इंग्लैंड की तरफ से लड़ना पड़ा। यह मजबूरी थी, क्योंकि इंग्लैंड का गुलाम था देश, इसलिए जिधर से इंग्लैंड की फौजें लड़ती थी उन्हीं के समर्थन में भारतीय फौजों को भी लड़ना होता था। पुछल्ला बनने का यह मतलब है। और 1857 का संग्राम जीत लेने के बाद
अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से इस देश का शोषण करना प्रारंभ किया। असल में यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए, यह आई थी सन 1600 में, और इन्होंने सूरत में पहली अपनी कोठी बनाई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि यह पूरे देश में फैल गए। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान इन्होंने पूरे देश में बना लिए, और धीरे धीरे उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इन्होंने अपने लिए युद्धक सामग्री एकत्र कर ली, और इन्होंने कुछ भारतीयों को अपनी कंपनी में नौकरी देना प्रारंभ कर दिया। यह काम ये बहुत दिनों से करते चले आ रहे थे, लेकिन जब 1857 के संग्राम में यह जीत गए, फिर इन्होंने मनमाना करना शुरू कर दिया। जिसका मन होता था उसको ये नौकरी से निकालते थे, जिसका मन होता था उसको ये मार देते थे, जिसका मन होता था उसको फांसी पर लटका देते थे, जिसका मन होता था उसको जेल में डाल देते थे, जिसका मन होता था उसको अपने समर्थन में कर लेते थे। पूरे देश पर इनका मनमाना शासन चलने लगा। अच्छा, शोषण चूंकि ये बहुत दिनों से करते चले आ रहे थे, यहां से ये कच्चा माल अपने यहां ले जाते थे, और वहां से उस कच्चे माल से जो वस्तुएं तैयार होती थी उनको ये बहुत ज्यादा मूल्य पर विश्व के बाजार में बेचते थे। क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि संपूर्ण विश्व पर इंग्लैंड का शासन था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह बात सत्य है। उसके बाद इन्होंने जब और ज्यादा रुपया खींचना चाहा, इन्होंने सोचा कि अब हम वो धन भी पा जाएं जो कि छुपा हुआ है, जो सामने था, मंदिरों में था, राजप्रासादों में था, जमीन की खुदाई में मिला, वो सब तो ये ले गए आसानी से। लेकिन कुछ धन ऐसा भी था, कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐसे भी थे जो लोगों के घरों में थे। बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों के पास बहुत सोना था। तो इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि जिसके माध्यम से वह सोना भी वहां से उठकर इनके पास आ जाए। इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं समाज में बना दी। इन्होंने कुछ जमींदार बनाए, उनको इन्होंने कुछ अधिकार दिए, और उन अधिकारों में जो सबसे मुख्य बात होती थी वो ये होती थी कि इनको उनसे टैक्स मिलता था। अब एक एक गांव और एक एक आदमी से ये कहां तक पैसा वसूलते, तो इन्होंने कुछ ऐसे जमींदार बना दिए, कुछ ऐसे राजे महाराजे बना दिए जो अपनी रियाया से, अपनी जनता से पैसा वसूल लेते थे। उनके लिए वो काम आसान था, क्योंकि वो वहीं के मूल निवासी थे और वो सब कुछ जानते थे। और फिर उन गिने चुने जमींदारों से सोने और चांदी के रूप में अंग्रेजों को वो रकम प्राप्त हो जाती थी। यह एक माध्यम अंग्रेजों ने अपने निजी लाभ के लिए बनाया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे, और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। मालगुजारी का मतलब यही जो कर इत्यादि वसूला जाता था, और दूसरा था पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो शासन की धुरी था, और प्रत्येक जिले में जो जिलाधिकारी होता था और जो पुलिस अधीक्षक होता था, ये अंग्रेज ही होते थे। और जज, ये तीन पद जो थे ये 99% अंग्रेजों से भरे हुए थे। बाकी इनके नीचे जो काम करने वाले लोग थे, थानेदार, सिपाही, दरोगा, यह सब भारतीय होते थे। क्योंकि यह तीन पद जो होते थे ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते थे, शीर्ष पद होते थे। और इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने एक काम और किया कि भारतीय समाज को बांटने का काम किया। उन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया, जाति के आधार पर बांट दिया, संप्रदाय के आधार पर बांट दिया। यह विभाजन उन्होंने जो किया उसने इस देश की अखंडता पर बहुत बुरी तरह से चोट की। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए यहाँ कुछ स्कूल खोलने प्रारंभ किए।
और उन स्कूलों में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी और उस शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए व्यक्ति को उन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां देना भी शुरू कर दिया, ताकि लोगों का उस पद्धति के प्रति आकर्षण हो जाए और जो पहले से शिक्षा पद्धतियां चली आ रही हैं उनके प्रति उनके मन में अश्रद्धा हो जाए। यह काम इन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता की कमर को तोड़ने के लिए किया था और उनकी पद्धति से जो भी पढ़ जाता था उसको वो अपने यहां बहुत अच्छी नौकरी दे देते थे। इस तरह से पूरे देश में यह बात फैल चुकी थी कि इन अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़ जाएगा उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही कारण रहा कि इस शिक्षा पद्धति का बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ। उसके साथ साथ एक काम अंग्रेजों ने और किया। नेहरू जी लिख रहे हैं, नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, ये सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन ये हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई, उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया, मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। क्योंकि उनको यहाँ शासन करना था, इसलिए शासन में आने वाली सभी रुकावटों का उन्होंने दमन किया और शासन के लिए जरूरी जो चीजें थी उनका उन्होंने पूरा विकास किया। जैसे नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना जिसको प्रेस कहते हैं, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, तो यह परिवर्तन अंग्रेजों ने भारत में करने शुरू किए। फिर आगे नेहरू जी लिख रहे हैं कि देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था वह समुद्री मार्ग से हुआ था और इंग्लैंड से भारत आना स्थल मार्ग से कठिन है, समुद्री मार्ग से आसान है। और कलकत्ता एक बड़ा बंदरगाह था बंगाल की खाड़ी में, इसलिए वहां भी इनका पहुंचना काफी पहले हुआ था। और बंगाल नाम का जो राज्य था वह बड़ा ही समृद्ध राज्य था और वहां बौद्धिक संपदा बहुत ज्यादा थी, वहां के लोग बुद्धिमान बहुत होते थे। और बंगाल जितना आज है इतना उस समय नहीं था। आज जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं वह भी बंगाल ही था, क्योंकि भारत में इस समय जो बंगाल नाम का राज्य है उसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कहने का मतलब यह है कि कहीं पूर्वी बंगाल भी होना चाहिए। तो पूर्वी बंगाल था, लेकिन पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर बांग्लादेश हो गया। तो इतना मिला करके बंगाल था, बहुत बड़ा प्रदेश था। इसीलिए पहले बंगाल का विभाजन किया गया, उसको दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और यह विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया था, हिंदू और मुसलमानों के आधार पर किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का बहुत बड़ा काम अंग्रेजों ने किया है। और अगर यह कह दिया जाए कि इस फूट में 70% योगदान अंग्रेजों का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ भौतिक रूप से ही उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अंदरूनी रूप से भी ऐसा काम किया। स्कूलों में उन्होंने ऐसी शिक्षा दी, किताबें उन्होंने लिखवाई, किताबों में ऐसी बातें लिखवाई, इस तरह से भी उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की पूरी कोशिश की और एक हद तक सफल भी रहे। अब भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र, ऐसा जब हुआ, यह जब अंग्रेजों की व्यवस्था पूरे देश में चलने लगी तो भारत में कुछ महापुरुष आगे आए, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, अपनी नीतियों का प्रचार और प्रसार शुरू किया, अपना पूरा जीवन इसी चीज में खपा दिया, बड़ा त्याग किया और बड़ी तपस्या की और बड़ा परिश्रम किया। इसीलिए उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा जाता है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। अनेक लोग ऐसे भी रहे जो कि आज गुमनाम हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है, लेकिन उनको आज कोई जानता नहीं है। उन्हीं में से एक थे राजा राम मोहन राय।
अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। यह जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने कुछ आधुनिक विषय जो दुनिया में सभी जगह पढ़ाए जाते थे, जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भी तमाम विषय, तो उनको भी भारत में पढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने गवर्नर जनरल को लिखा था। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। राजा राम मोहन राय के पहले इस देश में सती प्रथा प्रचलित थी। आप लोग जानते होंगे कि जिस महिला का पति मर जाता था, उसको उस पति के शव के साथ ही दफना दिया जाता था। कभी कभार किसी एक महिला ने अपने पति के साथ जान दे दी अगर, तो फिर यह परंपरा बन गई कि उसको अपने पति के साथ जलना ही पड़ेगा। इस प्रथा का अंत राम मोहन राय ने किया था। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा संशय लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसकी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। तो इस तरह से पत्रकारिता का भी उसी जमाने में चलन हुआ एक तरह से। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद, इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच पाई। नेहरू जी लिख रहे हैं कि इतिहास को बहुत कुछ गलत तरीके से लिखा गया है और बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, छुपा लिया गया है। आगे लिख रहे हैं कि सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले, सन 45 में ये लिख रहे हैं ये किताब, और उस समय इन्होंने लिखा है कि लगभग 30 साल पहले, यानी 45 से 30 साल पहले, यानी 15 के आसपास, सन 1915 के आसपास सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी वह पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब तक जब्त है। जैसे ही उन्होंने वो पुस्तक लिखी और छपी, उसको सरकार ने जब्त कर लिया। एक ही किताब नहीं, बहुत सी किताबों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने एक किताब लिखी थी, सोजे वतन, जैसे ही छपी उसको तुरंत जब्त कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक किताब लिखी थी जो बिस्मिल की जीवनी के नाम से थी, उसको भी अंग्रेजों ने तुरंत जब्त कर लिया। इस तरह से बहुत सी किताबें जब्त हो गई। रत्नाकर शास्त्री ने एक किताब लिखी थी, भारत के प्राणाचार, जिसकी रचना उन्होंने 1925 से शुरू की थी और देश के आजाद होने के बाद वो छपी, उसके बावजूद जब्त कर दी गई, यानी स्वतंत्र भारत में जब्त कर दी गई। तो इस तरह से बहुत सा ऐसा इतिहास है जो या तो लिखा नहीं गया है, या तो गलत लिखा गया है, और या तो अगर लिखा गया है तो उसको जब्त कर लिया गया है। उसी समय एक और महापुरुष इस देश में थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। यह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और ये भी बंगाल के रहने वाले थे। यह जो स्वामी विवेकानंद थे, यह विश्वविख्यात वक्ता थे अपने जमाने में, और यह जब बोलते थे तो इनका विषय प्राचीन भारतीय दर्शनों में से एक अद्वैत दर्शन है, जो निराकार ईश्वर को मानता है, उस पर ये बोलते थे। वो इनके केंद्र में रहता था। तो उस समय का जितना भी नौजवान था पूरे देश में, वो सब स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित था। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बार बार लिखा, वो थी अभय, निडर रहो, यानी किसी से डरो नहीं।
उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वो दुर्बलता है। हर तरह की दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकती। माने अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती हो, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज आप खाते पीते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई ऐसा विचार आपके पास है, कोई ऐसा चिंतन आपके पास है जो आपको बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर कर रहा है, तो उस विचार को छोड़ दीजिए। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा जाता है। अपना जो राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये उन्होंने ही लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर 29 भाषाओं के मर्मज्ञ थे। मतलब ये नहीं कि केवल लिख लेते थे, पढ़ लेते थे और बोल लेते थे, मर्मज्ञ थे, बाकायदे जानते थे 29 भाषाएं, और 29 भाषाओं में काव्य रचना कर सकते थे। इसीलिए उनको विश्व कवि कहा जाता था। और नेहरू जी ने इसमें लिखा है कि उस जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर की बराबरी करने वाला दूसरा आदमी इस देश में नहीं था। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, जैसे जैसे देश की स्वतंत्रता का समय निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बढ़ता जा रहा था। यह वैमनस्य इतना बढ़ गया कि आगे चलकर मुसलमानों ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो दो टुकड़ों में बटकर ही आजाद हुआ। दो क्या, बल्कि 3 टुकड़े हुए। हालांकि इस वैमनस्य को कम करने के लिए कुछ मुसलमान नेता और संत, कुछ हिंदू नेता और संत आगे आ रहे थे, लेकिन जो बात उनके हृदय में बस चुकी थी, उस बात को निकालना संभव नहीं था। और यही हुआ, वो वैमनस्य खत्म नहीं हो सका जब तक कि देश के टुकड़े नहीं हो गए। एक तरह से कहिए उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। तो इन लोगों में तिलक और गोखले, ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तिलक का पूरा नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और गोखले का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये तिलक जो थे, ये संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी के बहुत बड़े विद्वान थे। इन 3 भाषाओं पर इनका असाधारण अधिकार था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन लोगों ने भी